तो यार इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट के बारे में कि किसी भी एसी सर्किट में पावर कंज्यूम्ड किस तरह से होती है। एंड बाय द वे आप जानते हैं कि एसी सर्किट के मेनली तीन एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर देखेंगे कि हम किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर होती है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है कोई भी रजिस्टर किसी भी एसी सर्किट में। ठीक है, देन इसके अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में भी देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होती है, जो पावर है, आप उसको किस फॉर्मूले से, किस तरह से लिखते हो। ओके, तो यार सबसे पहले बात करते हैं पावर इन एन एसी सर्किट के बारे में कि यार किसी एसी सर्किट में अगर आपको पावर निकालनी है तो आप किस तरह से वहां पे पावर निकाल सकते हो जनरली। तो देखिए, बात करें 10th क्लास में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जिस रेट पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको आप क्या बोलते हो? पावर बोलते हो। दैट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है। और हालांकि और मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन एग्जाम में कहीं भी आनी नहीं है ना। बात करें, जैसे आपको पता है कि लेट्स से हमारे पास अगर डीसी सर्किट है तो हम लोग डीसी में पावर कैसे निकालते थे? हम लोग डीसी में पावर निकालते थे वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके, ये ऐसी निकाली है हमने अभी तक। दूसरा, आगे देखते हैं। बट यार एसी सर्किट में होता क्या है? एसी सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, और जनरली ये फेज में भी नहीं होते भाई। किसी केस में वी और आई आपके सेम फेज में होंगे, किसी केस में वी लीड करेगा, आई लैग करेगा, वगैरह वगैरह। तो जनरली होता क्या है कि आप किसी एसी सर्किट के लिए, मैं अगर यहाँ पे लिखूं, तो जनरली होता क्या है कि किसी भी एसी सर्किट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। जो किस किस का प्रोडक्ट होता है? जो प्रोडक्ट होता है आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। ठीक है, जो किस किस का प्रोडक्ट होता है आपका? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का। ठीक है, तो एसी सर्किट में हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को, जो जनरली प्रोडक्ट होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का। अब बात करें यार, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है क्या? तो आपको पता है हम लोग इस एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ई से डिनोट करते आ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट को आई से डिनोट करते आ रहे हैं। तो इस ई की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस आई की इक्वेशन लिखते हैं हम आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। जहां पर आपको पता है ये फाइव जीरो हो सकता है, मतलब जीरो होगा तो सेम फेज में होगा। मतलब ये जो आएगी इक्वेशन है ये डिपेंड करती है एलिमेंट पे। एलिमेंट पे डिपेंड करने से मेरा मतलब है कि जो आपका एलिमेंट है वो रजिस्टर है, इंडक्टर है, या फिर रजिस्टर, इंडक्टर है, या फिर क्या है आपका एलिमेंट? कैपेसिटर है। तो एलिमेंट के, मतलब एलिमेंट के लिए ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी चेंज होती रहती है, आएगी इक्वेशन। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं रजिस्टर के लिए लिखूं, तो रजिस्टर के लिए आई की इक्वेशन क्या होती है? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों होती है साइन ओमेगा टी? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रजिस्टर के केस में वी और आई, दैट इज आपकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट, दोनों किस फेज में होते हैं? सेम फेज में। जबकि इंडक्टर के लिए हम क्या पढ़ चुके हैं? आई क्या करता है? आई लैग करता है। तो आई नॉट साइन, इसको हम क्या लिखते हैं? माइनस पाई बाय टू। और कैपेसिटर के लिए हम क्या लिखते हैं? आई इज इक्वल्स टू, कैपेसिटर में कौन लीड करता है? आई लीड करता है। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये बेसिक था, एक बहुत जनरल सी बात थी कि किस तरीके से, या मतलब एसी सर्किट में आप किस तरीके से पावर निकालोगे। ओके, सो अब बढ़ते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। सो गाइस, अब बारी आती है हमारी फर्स्ट डेरिवेशन की, विच इज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर। मतलब कि जब आपने किसी भी एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट किया, तो उस एसी सर्किट से रजिस्टर की वजह से कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो ये इसका फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन हम लोगों को देखनी है यहाँ पे। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रजिस्टर ले लेते हैं R, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी एक एसी
सोर्स के लॉन्ग, और आपको पता है एसी सोर्स मतलब E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सो एज यू कैन सी इसका मैंने बहुत सिंपल से एक्सप्लेनेशन लिख दिया है यहाँ पे कि हमने एक रेजिस्टर माना जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको हमने कनेक्ट किया किसी एक सोर्स के अक्रॉस, और वो सोर्स आपको पता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और जिसकी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ बात करते हैं जरा, देखिए आप ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि रजिस्टर के केस में जो आपका करंट और वोल्टेज होते हैं ये दोनों किस फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन केस ऑफ अ प्योर रजिस्टर, in case of pure resistor, कि रजिस्टर के केस में कौन कौन सेम फेज में होते हैं, कि जो आपका वोल्टेज इन शॉर्ट ईएमएफ, दैट इज इन केस ऑफ अ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन, ये किस फेज में होते हैं भाई आपके दोनों, ये दोनों होते हैं आपके, ये दोनों होते हैं आपके सेम फेज में। ठीक है, अब सेम फेज का मतलब है ई की इक्वेशन तो यही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की इक्वेशन क्या आ गई यहां से, जब सेम फेज में है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमको पता है कि जब ये दोनों होते हैं सेम फेज में तो आपको आई की इक्वेशन कुछ ये मिलती है आपको इस तरह से, दैट इज इन केस ऑफ अ प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की, तो देयरफॉर अभी अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप पावर किस हिसाब से निकाल सकते हो। तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर, लेट सपोज हम इंस्टेंटेनियस पावर को मान लेते हैं P, लेट सपोज हम इंस्टेंटेनियस पावर को क्या मान लेते हैं यहाँ पे P। तो इंस्टेंटेनियस पावर आपको कैसे मिलेगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है हमारी E और इंस्टेंटेनियस करंट है हमारा I। तो इक्वेशंस लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से जनरल जो पावर की एक्सप्रेशन आएगी, इट विल कम आउट टू बी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये किसकी एक्सप्रेशन आएगी यार, ये निकल के आएगी आपकी किसकी एक्सप्रेशन, पावर की एक्सप्रेशन। ठीक है, ये किसकी एक्सप्रेशन निकल के आएगी आपकी यहाँ पे, पावर की। अब आपको निकालना है टोटल पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ एवरेज पावर। तो यार ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है ना, मतलब एट एनी इंस्टेंट। तो हम मान लेते हैं कि उस इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब छोटा सा इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज डीटी टाइम। आपको पता होगा जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर माना, मतलब एट एनी इंस्टेंट। और जनरली इंस्टेंट के लिए हम टाइम पीरियड लेते हैं छोटा सा। तो मान लेते हैं छोटे से उस टाइम पीरियड में हमारा जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है डी डब्ल्यू। तो लेट डी डब्ल्यू, let dw be the work done, be the work done in small time dt। कि मान लिया हमने कि dw हमारा वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, छोटे से टाइम dt में। ठीक है, तो देयरफॉर dw की अगर हम एक्सप्रेशन लिखने आते हैं यहाँ पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, दैट इज पीडीटी। बिल्कुल वैसे ही आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम की। और पावर की एक्सप्रेशन, पावर की एक्सप्रेशन है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा टी डॉट dt। तो ये एक्सप्रेशन है आपकी किसकी, ये एक्सप्रेशन है आपकी वर्क डन की, जो वर्क डन हुआ छोटे से टाइम dt में। तो यार अब आपको लेट सपोज
टोटल पावर निकालनी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया टोटल पावर निकालनी है इस रजिस्टर से, जो पावर एसोसिएटेड हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने कौन सी पावर देखी है, अभी हमने देखी है सिर्फ इंस्टेंटेनियस पावर, और इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एट एनी इंस्टेंट। तो ये तो छोटा सा वर्क डन हुआ है उस इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, तो पूरा वर्क डन निकालने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो therefore net work done, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है नेट वर्क डन इन वन साइकिल, क्योंकि वन साइकिल मतलब कुछ इस तरह से, ये नेट वर्क डन इन वन साइकिल मतलब 0 to t। तो आप पूरी साइकिल के लिए मतलब, क्योंकि आपने देखिए किसी छोटे से टाइम के लिए, लेट सपोज किसी छोटे से टाइम dt के लिए वर्क डन निकाला था dw, तो अब आपको पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालना है ना, पूरा टाइम पीरियड मतलब 0 से लेके कहां तक के लिए, t तक के लिए। तो इसलिए हम नेट वर्क डन क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेट वर्क डन इन वन साइकिल। ठीक है, तो यार अब आपको नेटवर्क डन निकालना है, तो नेटवर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 to t, तो इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू की एक्सप्रेशन पीछे से लिखते हैं, तो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। तो यहां से जब आप देखोगे तो यहां से आपको कॉन्स्टेंट्स बाहर लेने पड़ेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स बाहर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ई नॉट आई नॉट। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब भी आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपको पता होगा कि इसको हमेशा सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इस वाली फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और डॉट dt बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं मैथ्स में, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया ना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हम लिख लेते हैं, इस 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, और इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी टी फ्रॉम 0 टू t माइनस cos 2 ओमेगा t डॉट dt, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू t। तो इस तरह से आपने इसको लिख दिया, बस आपने भी इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेट करके, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2, तो 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट्स आपको पुट करनी है 0 टू t माइनस, अब cos kx का इंटीग्रेशन, देखिए cos kx का इंटीग्रेशन होता है आपका cos kx का इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट इज साइन kx, दैट इज साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और लिमिट्स आप लगाओगे कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। तो ये बात हो गई आपकी इसके। अब आपको बस क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पुट करनी है लिमिट्स, तो जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो यू विल गेट w इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, तो पहले अपर माइनस लोअर, तो आप देखोगे सबसे पहले t की जगह कौन सी लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट, इस t की जगह सबसे पहले अपर, फिर इस t की जगह लोअर, तो t माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 ओमेगा को बाहर लिख लेते हैं, जो ये 2 ओमेगा है, ये वाला 2 ओमेगा इसको बाहर लिख लिया, अंदर के बचेगा साइन 2 ओमेगा टी, तो अंदर अब लिमिट्स पुट करते हैं, तो साइन 2 ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई अपर लिमिट माइनस साइन 2 ओमेगा टी फिर से था, तो ये आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं आगे। बाय द वे इस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, यहाँ क्या बनेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0, एंड व्हाट इज साइन 4 पाई, आपको पता है साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या होती है,
0। तो ये आगे वाली टर्म जो है सारी, दैट इज ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस 0 विल बिकम 0। तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया यहाँ पे, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी, ये क्या आया आपका, ये आया आपका वर्क डन। तो देयर फोर एवरेज पावर, ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयर फोर एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल इन रजिस्टर, कि रजिस्टर में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगी पर साइकिल में, तो लेट से पी एवरेज, इससे हम डिनोट कर लेते हैं, तो पी एवरेज इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला है भाई, टोटल पावर के लिए टोटल वर्क डन चाहिए, और जितना टाइम है, टाइम पीरियड टी है हमारे पास, तो वर्क डन कितना आया, ई नॉट आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो ई नॉट आई नॉट बाई, अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब सवाल आता है यार, ये √2 बाई मतलब √2 इंटू √2 किस लिए लिखा, क्योंकि जब आप देखोगे ना, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मतलब इस चैप्टर में स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ई नॉट बाई √2 बन जाता है आपका ई आर एम एस, और ये आई नॉट बाई √2 बन जाता है आपका आई आर एम एस। बात समझ आई, ये आई नॉट क्या बन जाता है आपका, ई नॉट बाई √2 ई आर एम एस, और आई नॉट बाई √2 क्या बन जाता है आपका आई आर एम एस। तो देयर फोर जो यहाँ से पावर की एक्सप्रेशन आई रजिस्टर के लिए, वो क्या आई, ई आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस। So this is the formula for the average power consumed in a register. Okay. So mainly आपको बस इसमें क्या ध्यान रखना है, मेनली आपको इसमें ये इसका ये वाला स्टेप याद रखना है कि जब भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट आप करोगे, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, देन cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको ये वाला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, सो मेनली बस इसमें ये स्टेप्स हैं जहां पर गड़बड़ होने के चांसेस आपसे ज्यादा हो सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।